नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमारे 4 प्रकार की मुख्य अभिक्रियाएं थी: संयोजन, वियोजन, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोगों ने उसका उदाहरण सहित वहां पे अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो बची हुई अन्य अभिक्रियाएं, इसमें उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, इसके अलावा आपका जो बचता है अपचयन, उपचयन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा संक्षारण के बारे में भी अध्ययन या क्रोजन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कल का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हमारा पहला है आपका उष्माक्षेपी। क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी, ठीक है, उष्माक्षेपी। देखिए दोस्तों, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? नाम से देखिए आपको अगर कुछ लग रहा होगा, यहाँ पे उष्मा और क्षेपी दो वर्ड है ना, दो शब्द है। उष्मा का मतलब हीट से हो गया, उष्मा से हो गया, और क्षेपी का मतलब क्या? किसे आप लोग कोई चीज लेके आते हैं, कहते हैं फेंकते हैं ना, छेप देते हैं, फेंक देते हैं, कहते हैं ना कि ये कूड़ा उठाओ, ले जाके घर से बाहर गड्ढे में छेप दो या फेंक दो। ठीक है, तो उसी प्रकार से उष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब जब आपके अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो जब आपका उत्पाद बनेगा, उत्पाद में उष्मा भी निकलेगी साथ साथ। ठीक है, तो उष्मा आपकी अभिक्रिया से बाहर निकल रही है, उष्मा आपको मिल रही है, तो इसलिए आप इसको बोलेंगे उष्माक्षेपी बोलेंगे। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें आप उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकले। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा उत्सर्जित हो, इसका होगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या उष्मा उत्सर्जित हो। क्या हो? उत्सर्जित। उत्सर्जन का मतलब, उत्सर्जित होने का मतलब निकलना है। ठीक है, उत्सर्जित हो, जैसे उसे क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हम बता रहे हैं आपको, यह कोई आपका अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। ठीक, और अभिकारक में हमने ले लिया ए और बी ले लिया। ठीक है दोस्तों, हमने लिया कोई हमारा एक अभिकारक है ए और बी। जब हमारा अभिकारक ए और बी आपस में क्रिया करता है तो हमारा कोई एक उत्पाद बनता है, इसका हम नाम रखते हैं सी। और इसी जो आपका उत्पाद बनेगा, इसी के साथ साथ इस अभिक्रिया में क्या होगी? ऊर्जा मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? ऊर्जा मुक्त हो जाए, उष्मा मुक्त हो जाए। तो इस अभिक्रिया को आप लोग बोलेंगे क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप जो पिछला आप लोगों ने लेक्चर पढ़ा, उसमें आप लोगों ने देखा कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ, ठीक है, हमने बताया था कि एक बीकर में आप जल लीजिए और उसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए और दोनों को कुछ देर तक हिलाइए। तो कुछ देर बाद आप लोग देखते हैं कि जो आपका बीकर होता है, उसका जो तली होता है, जहां पे आप पकड़े हुए हैं बॉटम पार्ट पर, तली वाले पार्ट पर गर्म हो जाता है बीकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया हो रही है उसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। बात समझे? उष्मा मुक्त हो रही है। इस वजह से आपका जो बीकर होगा कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई तो आपका यहाँ पे क्या मुक्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा मुक्त होती है, हीट मुक्त होती है। यह अभिक्रिया जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम जल के साथ कराते हैं
तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमें उष्मा मुक्त होती है इस सब क्रिया से। ठीक है, तो यह आपका संयोजन क्रिया का प्रकार है, एडिशन रिएक्शन, या आप जिसको संयोजन क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपका जो है संयोजन क्रिया का प्रकार है, जिसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें आपकी ऊर्जा मुक्त हो रही है। बात समझ में आई? इसको आप कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। यह आपका जल है, यह आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको आप कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बात समझ में दोस्तों? और इस बुझे हुए चूने का उपयोग आप लोग सफेदी में करते हैं। ठीक है, कहां पे करते हैं? सफेदी में करते हैं। सफेदी का मतलब जब आपका यह जो बुझा हुआ चूना है, इसको आप लोग क्या करते हैं, इसके विलयन को, ठीक है, बुझे हुए चूने के विलयन को आप लोग जब क्या करते हैं, लेके जाते हैं और घरों के जो दीवार हैं, ठीक है, घर की जो दीवार होती है उसको जो है रंगाई पुताई करते हैं, तो उस समय जब उसकी रंगाई पुताई किया जाता है, तो यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका, वह क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आई? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, जो आपके जो दीवारें होंगी उसमें चमक आ जाएगी, लाइट आ जाएगी और दीवारों की सतह कैसी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। तो चलिए छोड़िए, अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ऊष्माक्षेपीय क्रिया। हमने बताया कि कैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। एक हमने उदाहरण के थ्रू आपको सामान्य उदाहरण दिया, आपका ए और बी दो अभिकारक हैं, इसमें क्रिया क्रिया सी आपका एक उत्पाद बना, उसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त हो रही है। जैसे ही आपका मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड है और इसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन या H2O, मतलब जल क्रिया कर रहा है। जल क्रिया किया तो इसके साथ साथ क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसमें आपका ऊर्जा मुक्त हो रहा है। बात समझ में आई दोस्तों? तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला है आपका, जब आप लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन में आप लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। ठीक है, सब्जियों में आपके आलू वगैरह रहता है, तो इन सब चीजों से आपको कार्बोहाइड्रेट, जो आपका चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसी के साथ 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 जब आप आलू खाते हैं तो उससे भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो वह कार्बोहाइड्रेट जब आपका पाचन हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आप भोजन को तोड़ते हैं, तो उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से फिर ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाता है, पच जाता है भोजन आपका। जो आपका ग्लूकोज होता है, वह ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं में, ठीक है, मनुष्य की, ठीक है, कोई भी जीवधारी हो, उसकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और बना क्या लेता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर करके आपको ऊर्जा देता है। ठीक है, जो आपका ग्लूकोज होता है वह आपकी कोशिका में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊर्जा निर्माण करता है, आपको ऊर्जा देता है। इस अपक्रिया को आप लोग बोलते हैं श्वसन। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड व जल मुक्त होता है। चलिए श्वसन का हम लोग एक वो देखते हैं, अपक्रिया देखते हैं। हमने आपको बताया कि आपका ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, यह आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है। यह ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, बनाएगा क्या, यह आपकी कोशिकाओं में चल रही प्रक्रिया है। ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, बनाता है 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। बात समझ में आई? तो यही ऊर्जा आप में ताकत का कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप आप कोई भी कार्य को संपादित करते हैं, चाहे मेहनत का हो चाहे दिमाग का हो। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा आपको कहां से मिलती है, जब कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा का निर्माण करता है। इस क्रिया को आप लोग क्या नाम देते हैं, इस क्रिया को आप लोग नाम देते हैं श्वसन का। ठीक है, श्वसन का। भैया आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 6CO2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, यदि 6 कार्बन यहाँ पे 6CO2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6H2O।
ठीक है। अब यहाँ 6 दूना 12 है ऑक्सीजन और 12 6 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आपका 6 और जोड़ देंगे तो 6 दूना 12 6 18 ऑक्सीजन इधर, 6 यहाँ 12 यहाँ, तो 18 हो गए इधर, तो यहाँ पे 12 ये 6 ये 18 हो गए, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 दूना 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पे आके 6 कार्बन यहाँ पे, ये क्रिया कैसे हो गई, बैलेंस हो गई। तो श्वसन जो आप लोग करते हैं वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ भी आपके उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जो सब्जियां वगैरह रखते हैं घरों में, ठीक है, ये जो वनस्पतियां होती हैं, सब्जियां होती हैं, जब सड़ जाएं, ठीक है, तो आप इसको ले जाके फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, तो ये डंप करने के बाद आपके कंपोस्ट या खाद का निर्माण करती हैं, ठीक। और इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब जब सड़ती हैं तो जैसे आप लोग गांव में वर्ड यूज किया था घूर, ठीक है, जहां पे हम सड़े गले चीजों को फेंकते हैं ले जाकर के, ठीक है। तो वहां पे जब हम लोग जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं वहां पे धीरे धीरे ये क्या सड़ करके कंपोस्ट का निर्माण करती हैं, हमारी जो सब्जियां होती हैं वो कंपोस्ट का निर्माण करती हैं, उससे भी ऊर्जा मुक्त होती है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आई होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके अलावा हमने बताया अभी कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यहाँ पे प्राप्त किया है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? अभी हमने आपको बताया था कि दीवारों की सफेदी करने के लिए, तो जैसे यह है आपका CaOH का होल ट्वाइस, और इसको क्या करते हैं हम लोग वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के, जब हम दीवारों की सफेदी करते हैं मतलब इसका विलयन लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हमने लिया तो इसको क्या किया, फिर हमने दीवारों में लगा दिया, तो जो वायुमंडल में उपस्थित आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ धीरे धीरे यह क्रिया करता है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्रिया करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसके साथ साथ जल भी निकल जाता है, ठीक है। CaCO3 का निर्माण करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, जिसके फलस्वरूप जो आपकी दीवारें होती हैं वह बहुत ही चमकदार हो जाती हैं, ठीक है, और चिकनी हो जाती हैं। बात समझ में आई? जिसमें लाइट खूब आ जाती है, तो आप ऐसे हाथ फिराते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, ठीक। तो अब इसको देखिए, सौभाग्य की बात है कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये बन रहा है, यही आपका फार्मूला संगमरमर का भी है, ठीक है। संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उसका भी फार्मूला यही है CaCO3। बात समझ में आई? तो आपको उम्मीद करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अगला हमारा एग्जाम्पल है, अगला हमारा जो अभिक्रिया पढ़ना है वह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी में आपने देखा कि जब अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, ठीक है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी। अभी तक आपने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन अब पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? ऊष्माशोषी अभिक्रिया में यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। क्या की जाती है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित की जाती है। क्या की जाती है? अवशोषित की जाती है। अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब की जाती है। अवशोषित की जाती है। अवशोषित की जाती है मतलब आपकी जो एनर्जी होगी, जो ऊष्मा होगा, वह एब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब जब आपका अभिकारक अभिक्रिया करेगा तो उसी अभिकारक की साइड में ही एनर्जी लगेगी, ठीक है, और जो आपका उत्पाद मिलेगा वह कैसा होगा? क्योंकि इस अभिक्रिया के क्रिया करने में ही ऊष्मा लग रही है,
उसमें ऊष्माक्षेपी था, मतलब आप फेंक रहे थे, बाहर निकल रहा था, फेंकना का मतलब बाहर निकलना। यहाँ पे क्या है, उष्मा शोषी, शोषी का मतलब देखिए, उष्मा का मतलब आपका हीट से हो गया, यहाँ शोषी का मतलब हो गया जो अवशोषित करे, शोषी का मतलब अवशोषित, अवशोषित का मतलब जो एब्जॉर्ब करे, अवशोषित का मतलब जो आपका एब्जॉर्ब करे, ठीक है, जो सोख ले, खींच ले, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या है आपका एक ऐसी अभिक्रिया, जैसे हमने मान लिया ए आपका कोई रिएक्टेंट है, बी आपका कोई कारक दूसरा है, यह दोनों जो आप क्रिया कर रहे हैं इसमें ऊर्जा लग रही है, इसमें क्या हो रही है, ऊर्जा लग रही है, तब आपका कोई एक प्रोडक्ट सी बन रहा है। बात समझ में। पिछले ऊष्माक्षेपी में आप देख रहे थे कि ए और बी आपस में क्रिया करते थे तो सी बनता था, उसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती थी। यहाँ ऊर्जा लग रही है, युक्त यह क्रिया, ठीक है, वहां मुक्त होती थी उष्मा, यहाँ पे उष्मा लग रही है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार की क्रिया को उष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है H2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स आउट हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, 2HI। और यहाँ पर आपका क्या है, ऊर्जा यहीं पे लग रही है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में आपका क्या है, ऊर्जा लग रही है, प्लस नहीं ऊर्जा लिख लीजिए। बात समझ में आई। तो यहाँ मतलब ऊर्जा का अवशोषण करके आपका हाइड्रोजन और आयोडीन क्रिया कर लेगा और बदल जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड में, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग बोलेंगे क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए एक चीज मैं बताना वहां पे भूल गया कि ये जो आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है और उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जैसे आपका ये उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी में जो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी का मान होता है, या डेल्टा एच का मान जो होता है यह होता है माइनस में, या डेल्टा एच के मान को किसमें लिखा जाता है, माइनस में इसकी वैल्यू होती है, जैसे माइनस 44.0, ठीक है, मान लिया माइनस 44.0 किलो कैलोरी, ठीक। अच्छा, जो आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है इसमें डेल्टा एच का मान लिखा जाता है, डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 44.0 मान लो किलो कैलोरी। बात समझ में आई। यहाँ कहने का अर्थ यह है, यदि आपकी इस अभिक्रिया में, जैसे आपका ये अभिक्रिया को चल रही A प्लस बी गिव्स आउट C, आपको कहीं उष्मा नहीं लिखा गया है, लेकिन अभिक्रिया के बाद लिखा गया है डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 44 किलो कैलोरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ जाइए कि अगर प्लस 44 लिखा गया, डेल्टा एच का मान प्लस में लिखा गया है, इसका मतलब यह अभिक्रिया कैसी है, उष्मा शोषी है, ठीक है। लेकिन अगर इसी डेल्टा एच मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया होता है डेल्टा एच इक्वल टू -11 किलो कैलोरी, ठीक है, तो अगर डेल्टा एच का मान यहाँ पे माइनस लिखा गया, इसका मतलब यह जो अभिक्रिया होगी वह कैसी होगी, उष्माक्षेपी होगी। मतलब उष्माक्षेपी में डेल्टा एच या एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, जबकि आपके उष्मा शोषी अभिक्रिया में डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान पॉजिटिव या धनात्मक होता है। बात समझ में आई। तो दोस्तों यह है आपका उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला है आपका उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है आपका, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या क्या है, ठीक है। चलिए अगला है आपका उपचयन अभिक्रिया, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी उपचयन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि जो आपका, ठीक है, जो आपका तत्व है या जो आपका यौगिक है जो भी है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो उसमें
ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि, हमने बताया, अभी बताया आपको, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा हो, यदि किसी पदार्थ का उपचयन हो रहा हो, उपचयन हो रहा हो, तो उस पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा हो तो उस पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको आप बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको? उपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आई? यदि या इसी में या तो ऑक्सीजन जो पदार्थ में है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी या ऑक्सीजन की जो संख्या होगी या तो वो बढ़ जाए, अथवा इसी में एक चीज है, हाइड्रोजन की संख्या घट जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यही देखते हैं कि उपचयन में क्या होता है। किसी पदार्थ का या किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ का उपचयन हो रहा हो तो उस पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, अथवा इसी में एक चीज और कह सकते हैं, अथवा हाइड्रोजन की संख्या घट जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अगला है एक तो आपका उपचयन हो गया, अगला है आपका अपचयन, जिसको अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अगला आपका है रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ का उपचयन हो रहा हो तो उस पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, आप उपचयन की बात कर रहे थे, या हाइड्रोजन की संख्या घट जा रही थी, आप उपचयन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर है या तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए या तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए या फिर ऑक्सीजन की संख्या घट जाए। क्या कर जाए? घट जाए। तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। देखिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अपचयन हो रहा होगा तो उस पदार्थ में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए अथवा ऑक्सीजन की संख्या घट जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। उपचयन में आप लोग बात कर रहे थे कि या तो ऑक्सीजन की संख्या किसी पदार्थ में बढ़ जाए अथवा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग बोल रहे थे उपचयन अभिक्रिया। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपका अपचयन और उपचयन हो रहा है। ठीक है, एक लीजिए आप लोग कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से यदि कराएंगे तो यह बदल जाएगा जल में और
कॉपर में, ठीक है। यह किसमें बदल जाएगा, जल और कॉपर में बदल जाएगा। अब देखिए कि किसका अपचयन हो रहा, अपचयन उपचयन, पहले आप देखते हैं उपचयन ऑक्सीडेशन के लिए। उपचयन में आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, ये आपने लिखा ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 0 है, लेकिन जब यहाँ पे H2O बन रहा है, जल बन रहा है, तो यहाँ पे 0 से इसकी संख्या 1 में बढ़ गई है। इसका मतलब यह अभिक्रिया जो होगी, यह हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन से जल बनने में ऑक्सीजन की संख्या में +1 की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की +1 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह जो अभिक्रिया होगी, यह होगी उपचयन, ठीक है। इस पदार्थ से इस पदार्थ के निर्माण में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की संख्या 0 थी, जबकि यहाँ H2O में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या इस पदार्थ में बढ़ रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने कहा कि जो आपका कॉपर है, इसमें क्या है, कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से, देखिए कॉपर का निर्माण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निर्माण हो रहा है। यदि आप लोग देखें, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आपके ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 थी कॉपर ऑक्साइड में, और कॉपर में 0। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर के बनने में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या कर रही है, घट रही है। ऑक्सीजन की संख्या घट रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0, इसका मतलब -1, मतलब इसकी संख्या घट रही है, ऑक्सीजन की संख्या -1 हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखेंगे किसी एक ही अभिक्रिया में उसका उपचयन तथा अपचयन, ठीक है, एक ही अभिक्रिया में किसी पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, तो उसको आप लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब किसी अभिक्रिया में जो एक आपका अभिकारक है उसका उपचयन हो रहा हो, ठीक है, उपचयन हो रहा हो, तथा दूसरे अभिकारक का आपका क्या रहा, अपचयन हो रहा हो। मतलब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन हो रहा हो तथा दूसरे पदार्थ का उपचयन हो रहा हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझ में आई, रेडॉक्स। फिर से ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है RED, ठीक है, मतलब रिडक्शन का हो गया, और OX किसका हो गया, ऑक्सीडेशन का हो गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेडॉक्स, रेडॉक्स, ठीक है, REDOX रेडॉक्स बोला जाता है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। मतलब एक ही अभिक्रिया में आपका, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक का अपचयन हो रहा हो तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन हो रहा हो, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आई। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा आपका एक बचता है जिसका नाम है संक्षारण, ठीक है, क्या नाम है, संक्षारण, कोरोजन, संक्षारण, संक्षारण, या जिसको आप लोग कहते हैं कोरोजन, कोरोजन, CORROSION, ठीक है, कोरोजन बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे आपका कोई लोहा है, ठीक है, और लोहे को कुछ समय के लिए ये आपका कोई एक लोहे की रॉड है, ठीक है। अब पहले लोहे की रॉड तो एकदम फ्रेश होती थी, लेकिन इसको आपने कुछ क्या किया, आर्द्र स्थान पे रख दिया, नमी वाले स्थान पे रख दिया। जब नमी वाले स्थान पे रखा तो इसमें हम देख रहे हैं कि हल्का लाल कलर का भूरा भूरा, ध्यान से देखिएगा, भूरा भूरा कुछ निकल रहा है, ठीक है। और जब हम इसको टच करते हैं तो इसे लगता है कि इसमें से कुछ छूट करके निकल रहा है, जिसको आप लोग कॉमन शब्दों में जंग कह रहे हैं,
कानून शब्दों में इसको कहेंगे जंग लग गया है, तो यही जो है इसको ही इसका बोलते हैं संक्षारण या कोरोजन बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई वस्तु है वह या तो वायु में नमी के कारण, वायु में उपस्थित जो नमी है उसके कारण, अथवा किसी अम्ल आदि के संपर्क में आने के कारण जो हमारी धातुएं होती हैं वह क्या कर देती है, धीरे धीरे क्षरित होती हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। जो वायु में नमी अथवा किसी अम्ल, ठीक है, अम्ल के संपर्क में आने पर जो हमारे धातुएं हैं उसमें क्षरण जारी हो जाता है, क्षरण होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे आपका हमने अभी आपको रॉड दिखाया लोहे का, लोहे का रॉड पहले एकदम फ्रेश होता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें जब यह वायु के संपर्क में नमी में रखा गया तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि इसमें पतली परत निकलने लगती है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा मैटर निकलने लगता है, जिसको हम टच करके देखते हैं तो लगता है कुछ इसी से निकल रहा है। ठीक है, तो उसको जंग लगना भी आप लोग कॉमन भाषा में कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसका संक्षारण हो रहा, क्षरित हो रहा आपका लोहा। इसी प्रकार से आप घरों में देखते होंगे, घर में आपकी जो मम्मी या दीदी बहन जो भी है, ठीक है, वह लोग चांदी का बना हुआ या सोने का बना हुआ विभिन्न प्रकार का आभूषण पहनती हैं। ठीक है, तो जो आभूषण आप लोग भाई हमारी बहनें भी पहनती हैं, हमारी माताएं भी पहनती हैं, घरों में हमारे ये चीज प्रयोग किया जाता है। तो चाहे हमारा चांदी हो चाहे सोना हो, इसका भी संक्षारण या कोरोजन होता है। यह जैसे आपका लोहे से लोहा जो है आपका वह जो है वायु में नमी के कारण हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है अम्लों के संपर्क में आने पर होता है, या इसमें भी जो है कभी कभी जो है नमी पे रख दिया जाए तो उसमें भी ऐसा होता है। जैसे चांदी पे जो आपके ध्यान दीजिएगा, चांदी को रख दीजिए, यदि वो काला पड़ने लगे इसका मतलब उसका संक्षारण हो रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है। इसी प्रकार से जो आपका तांबा होता है, ठीक है, पीतल होता है, इसमें जो है आपका कुछ हरा हरा सा लगने लगता है, तो उसको भी आप कहते हैं कि आप उसका संक्षारण हो रहा है। बात समझ में आई दोस्तों? तो चलिए आज का आपका संक्षारण भी हो गया, उपचयन अपचयन रिडक्ट रिएक्शन, उष्माक्षेपी उष्माशोषी किया होगी। एक आखिरी आपका टॉपिक बचता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है, क्या बचता है आपका आखिरी टॉपिक? विकृत गंधिता। विकृत, यहां लिख देते हैं आपको, विकृत गंधिता। अगला आपका टॉपिक बचता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है, क्या होता है विकृत गंधिता? विकृत गंधिता जो होती है, जो आप वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें जब आप चयन होता है तो उसके बाद, ठीक है, जो आपका वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ होता है, जब उसको लंबे समय तक रख देते हैं तो उसका क्या होता है? उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो जो आपका खाद्य पदार्थ है उसको जब आप एक लंबे समय तक ऐसे स्टोर करके रख देंगे तो उसका क्या होगा? उपचयन या ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आएगी, स्मेल आएगी, इसी को आप लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। जैसे गांव में क्या किया जाता है? मलाई निकाली जाती है दूध से। ठीक है, मलाई जो निकाली जाती है, या आप लोग कभी जब माठा बनाते हैं, माठे का निर्माण करते हैं, जिस मट्ठा बोलते हैं, ठीक है, छाछ बोलते हैं, तो उस छाछ का जब निर्माण किया जाता है तो उसको आपकी दही को ऐसे ऐसे करके जो है किसी पात्र में जो उसको रोटेट कराया जाता है। जब रोटेट कराया जाएगा लकड़ी के उससे जो है, जिसको आप लोग गांव की भाषा में खैलरी बोलते हैं, ठीक है, खैलरी से जब उसको रोटेट कराते हैं तो जो मक्खन किनारे किनारे जो उसके जम जाते हैं उसको आप लोग निकाल लेते हैं और किसी पात्र में रख देते हैं। उसको जो है आप 10 से 12 दिन तक रखे रहिए। ठीक है, और 10 से 12 दिन तक रखने के बाद एक दिन उसको सूंघिए कैसा लगता है। ठीक है, तो उसकी स्मेल जो होगी वो कन्वर्ट हो चुकी एकदम से बदल जाएगी, बेकार हो जाएगी। उसी को आप लोग कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। बात समझ में आई? तो यही आपका है विकृत गंधिता। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है? उपचयन हो जाता है। एक चीज और, आप लोग बहुत सारा चिप्स खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? चिप्स खाते हैं। तो जो चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट जब चिप्स वाला जो कंपनी है, चिप्स वाली कंपनी जब चिप्स का पैकेट बना रही होती है
तो उसमें से जब चिप्स को पैक कर रही है पैकेट में, तो उस समय उसकी ऑक्सीजन को निकाल करके, ठीक है, उसके ऑक्सीजन को निकाल करके चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस को भर कर दिया जाता है, तो जिससे आप इसके बाद लॉक कर देते हैं चिप्स के पैकेट को, और आप खरीदते हैं 5 रुपए का चिप्स, तो आपको लगता है पैकेट को देख करके इतना सारा ढेर सारा चिप्स होगा, लेकिन उसमें निकलता कितना, इतना थोड़ा सा निकलता है चिप्स, ठीक है। तो वह चिप्स किस लिए, उसमें ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस को भराता है, ताकि वह उसका उपचयन ना हो, ठीक है, चिप्स का आपके उपचयन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। उस ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उस चिप्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को निकाल करके चिप्स की कंपनी वाले उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।